हेलो गाइस, वेलकम टू CVT.Pro। करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अभी पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस सफर को आगे बढ़ाते हुए इस सेकंड वीडियो में हम लोग और कुछ ऐसे एमसीक्यूज करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि आपके CVT यूजी के जनरल टेस्ट पेपर में पूछा जाए। तो बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि समय बहुत बलवान है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस डिस्कशन को भी आगे बढ़ाते हैं। आइए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन लीडर। लिखा तो वैसे फर्स्ट इंडियन लीडर है, लेकिन ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर इन दिस रिगार्ड। किस रिगार्ड में? तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो घूमते रहते हैं, घूमने का शौक है उन्हें, दुनिया घूमते हैं। और इसी श्रृंखला में, इसी दुनिया घूमते हुए वो पहुंचे इथोपिया। इथोपिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी दिसंबर में थे, पिछले साल के लास्ट मंथ में। और वहां उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, जिसे बोलते हैं द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है, ऊपर की तरफ। वो जो पूरा रीजन है उसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका ही बोलते हैं। रेड सी के आसपास का ये रीजन है। वहीं पास में गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करने वाला बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी है, जहां यमन है और जहां हुती रिबेल्स हैं, ब्लॉकेड भी होती रहती है। हमने सुना होगा इसके बारे में। तो इथोपिया गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द वेरी फर्स्ट ग्लोबल लीडर जिसे इथोपिया ने इस अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का 28th इंटरनेशनल अवार्ड था। इससे पहले 27 ले चुके थे, ये 28 था। और उसके बाद आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी नेशट गए थे। नेशट इजराइल के पार्लियामेंट गए थे, जहां वहां भी उन्हें हाईएस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। और आपको एक रोचक बात बता दें कि प्राइम मिनिस्टर वाज द वेरी फर्स्ट लीडर टू रिसीव दैट पार्लियामेंट्री अवार्ड फ्रॉम नेसेट, क्योंकि वो अवार्ड बोले तो बना ही था प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पेशली। ऐसा कहना भी शायद गलत नहीं होगा। तो ये इथोपिया इसका आंसर होगा। ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर के अवार्ड्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पेटा इंडिया ने बोले तो पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के अवार्ड से नवाजा है। किसे नवाजा है? इसका आंसर है रवीना टंडन को। पेटा क्या है? पेटा बोले तो पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एक मुहिम है, एक बोले तो ग्रुप ऑफ पीपल्स का कोलैबोरेशन है जो एनिमल क्रुएलिटी के अगेंस्ट फाइट करते हैं। बोले तो एनिमल केयर, एनिमल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मीट फ्री डाइट हो, ऐसा ऐसी बातों को एडवोकेट करते हैं। और रवीना टंडन जो थी वो इसमें काफी वोकल रही हैं। उन्होंने जो एनिमल राइट्स और कंजर्वेशन को लेकर बातें कही हैं अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए पेटा इंडिया ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के अवार्ड से नवाजा है। पेटा इंडिया का फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो 2000 में हुआ था। वैसे पेटा जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में ये काम करता है, इसका फॉर्मेशन 1980 में हुआ था, 1980 में। इंडिया वाला इसका जो पार्ट है उसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। तो याद रखेंगे रवीना टंडन। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। That is, which Indian state became the first to pass a right to health bill? Right to health bill बोले तो आप समझते हैं आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी प्रोवाइड करता है। उसके तहत बेसिक एलिमेंट्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपके वैसे भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जिसने एक इंस्टीट्यूट बना के, बोले तो एक लॉ बना के, अपने यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स को फंडामेंटल राइट के रूप में राइट टू हेल्थ दिया था। बोले तो किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में, उस स्टेट का जो सिटीजन है, इस स्टेट में रहने वाला जो रेसिडेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट अवेल कर सकता है। ऐसा किसने किया था? 2023 में तभी कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत तभी मुख्यमंत्री थे, इलेक्शन होने को था। और तभी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने इस बिल को राजस्थान स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया, वहां से पास हुआ और ये एक लॉ बन गया। ये लॉ तो बन गया, लेकिन इसका जो प्रोविजन था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे, तो फिर उनका जो कॉस्ट होगा उसे कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट ने दावा किया था कि आपके कॉस्ट को हम कंपनसेट करेंगे। लेकिन इसमें जो छोटे हॉस्पिटल्स थे उनके साथ समस्या हो सकती है, क्योंकि सरकार के पैसे आने में काफी टाइम लग जाएगा। ऐसे में जो भी प्राइवेट क्लिनिक्स थे उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध के कारण जो ये पर्टिकुलर लॉ था ये कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सका। फिर आगे चल के इसमें एक एक्सेप्शन बना दिया गया। बोले तो जो भी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जहां
50 से कम बेड था उसको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया। जो ओवरऑल मिला मिला ले तो हेल्थ केयर सिस्टम का 98% हो गया। बोले तो 98% प्राइवेट आउटलेट्स को, प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी केयर को इस पूरे प्रोविजन से एक्सक्लूड कर लिया गया। तो फिर से ये बहुत हद तक खोखला हो गया। अभी ये न्यूज में 2026 में क्यों आया? क्योंकि 2026 के जनवरी में राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बात कही कि सरकार जो है वो इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार ने अगर अगर पार्लियामेंट ने, बोले तो वहां की स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर लॉ बनाया तो गवर्नमेंट का काम है कि उस लॉ को एग्जीक्यूट करे। क्योंकि एग्जीक्यूशन में देरी है, फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो चुका, इसलिए इस पे एक क्वेश्चन उठना लाजमी था, जिसके कारण ये स्टेट असेंबली में भी डिस्कशन का मुद्दा बना और अभी आपके आंख के सामने दिख रहा है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। हालांकि ये सिर्फ लेटर्स में है, इसका नोटिफिकेशन बाय लॉज डिफाइंड नहीं हुआ है, बोले तो ये लागू नहीं हुआ है। लागू नहीं हुआ इसीलिए जोधपुर हाई कोर्ट ने कंसर्न जताया और उसी कंसर्न के कारण ये हमारे न्यूज में है। मूविंग अहेड, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Question number 4. Who was appointed as the first ever female brand ambassador of Punjab National Bank? पंजाब नेशनल बैंक आप समझते हैं लगभग 130 साल पुराना नेशनल बैंक है। आज एम्बेसडर भी समझते हैं, एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो हर जगह आपको फोटो दिखता होगा। पंजाब नेशनल बैंक में अभी तक एम्बेसडर कौन था? अगर आप याद करें तो पिछले 10 सालों से विराट कोहली उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। लेकिन अभी पंजाब नेशनल बैंक में नारी शक्ति, विमेन एम्पावरमेंट, ये सारी जो पूरी मुहिम चल रही है उसके मद्देनजर एक विमेन क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। कौन है वो विमेन क्रिकेटर? इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीमेल ब्रांड एम्बेसडर टू पंजाब नेशनल बैंक। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। ऐसे ब्रांड एम्बेसडर टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सीवीटी में दिखेंगे, अलग अलग कंपनीज के, खासकर गवर्नमेंट से जुड़ी हुई आउटलेट्स के ज्यादा पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंडियाज वाइल्ड लाइफ सेफ रोड। वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बनाया गया है कहाँ पे, कौन से हाईवे पे? वाइल्ड लाइफ सेफ रोड क्या है? बोले तो ये गाड़ी जो चलती है वो अपने आप एक ऐसा कुछ इलाका होगा जिसको टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग्स बोलते हैं। एक ऐसा रीजन होगा, जैसे कि ब्रेकर होता है, ब्रेकर क्या करता है? गाड़ी के स्पीड को कम करता है। ये ऑटोमेटेड कुछ ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा एलिवेटेड सिस्टम होगा कि जब इस इलाके से गाड़ी गुजरेगी तो अपने आप 40 किलोमीटर के आसपास स्पीड हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सिस्टम कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो ये NH45 पे इंस्टॉल किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप समझते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, उसी इलाके में इसे इंस्टॉल किया गया। ये भोपाल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? Which reservoir was recently declared the first रामसर site of छत्तीसगढ़? रामसर साइट आप समझते हैं, रामसर। रामसर ईरान का एक शहर है। 1971 में ईरान के उस शहर में जो कैस्पियन सी के पास बसा हुआ है, दिस इज इन नॉर्थ ऑफ ईरान, उस रामसर में एक कन्वेंशन हुआ, एक मीटिंग हुई जिसे हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। उस मीटिंग का मकसद था, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। वेटलैंड्स क्या होते हैं? कुछ मिला के समझे तो मार्सी लैंड्स, दलदल। वेटलैंड्स को क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिहाज से ये काफी जरूरी थे। वेटलैंड्स को कार्बन को सिंक करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में काम करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वेटलैंड का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1971 इन द सिटी ऑफ रामसर दिस डिक्लेरेशन वाज मेड, और फिर 1975 में ये इन्फोर्स हो गया और तब से यूनेस्को के अम्ब्रेला के अंदर रामसर कन्वेंशन जो है वो अलग अलग दुनिया भर के वेटलैंड्स को अपने दायरे में इंक्लूड कर लेता है। बोले तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मॉनिटर करता है। अभी की बात करें तो इंडिया में टोटल 96 रामसर साइट्स हो गए हैं ये इस इंक्लूजन के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई रामसर साइट नहीं था। पहला रामसर साइट छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है महानदी के आसपास, ये आपको देखने को मिलेगा। ये है कोपड़ा रिजर्वायर, फर्स्ट एवर रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़। लेकिन टोटल इंडिया में कितने रामसर साइट हो गए? 96। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किधर है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तमिलनाडु, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, तीन ही ऑप्शन है। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स इंडिया में किधर है और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स दुनिया में किधर है? ऑप्शन है इंडिया, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मूविंग अहेड, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग।
Question number 7. Which script associated with this Santhali language celebrated the 100-year heritage milestone in December 2025? दिसंबर 2025 में लास्ट ऑफ दिसंबर में बोले तो 29th ऑफ दिसंबर को एग्जैक्टली बोले तो द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर में थी प्रेसिडेंट। वहां वो संथली लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है उसके 100 साल हो चुके थे। कौन सा स्क्रिप्ट है ये सवाल पूछा जा रहा है। उस स्क्रिप्ट का नाम है ऑल चेकी। ऑल चेकी स्क्रिप्ट को 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने इसको बनाया था। रघुनाथ मुर्मू, याद रखेंगे इस बात को, रघुनाथ मुर्मू ने इसका फॉर्मेशन किया था और ये लिपि पे ही संथली लैंग्वेज बेस्ड है। संथली लैंग्वेज आप जानते हैं वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। 2003 में इसे 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था, जिससे ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया इंडिया का। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन इलाकों में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती है। और इसका जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो ओल चिकी है। और ओल चिकी का फॉर्मेशन किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने किया था। और रघुनाथ मुर्मू ने इसका फॉर्मेशन कब किया था? 1925 में। और उसका हो चुका है कितना साल? 2025 दिसंबर में इसका हो चुका था 100 साल। और 100 साल को याद किया सरकार ने। उस पे 100 का एक क्वाइन भी उसको कॉमेमोरेट करते हुए, इस इवेंट को 1925 के उस साल को कॉमेमोरेट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 100 का क्वाइन और साथ में पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया। तो याद रखेंगे हम, ये जो भी इंफॉर्मेशन है अलग अलग सवाल से, अलग अलग तरीके से इस सवाल को फ्रेम किया जा सकता है। आपने देखा इंफॉर्मेशन कितने थे। मूविंग अहेड, what was the overarching theme for the 2026 Republic Day parade at कर्तव्य पथ? कर्तव्य पथ समझते हैं जो पहले राजपथ हुआ करता था, जो कि इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से कनेक्ट करता है। वो लंबी सी सड़क, इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये कर्तव्य पथ पे जो पैरेड होता है 2026 में रिपब्लिक डे पे जो हुआ, उसमें थीम क्या था? तो आपको पता है इस बार हमने वंदे मातरम का 150 ईयर्स सेलिब्रेट किया था और थीम भी यही था, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट? ये फर्स्ट एवर नहीं है, फर्स्ट एवर को हटा देते हैं क्योंकि फर्स्ट एवर जो पहली जज थी मेघालय की वही थी। दिस इज सेकंड विमेन चीफ जस्टिस बनी है कौन? हाल फिलहाल में ये अपॉइंटमेंट हुआ है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बिकम द सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट, और ये इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थी। मूविंग अहेड, which butterfly species was officially declared the state butterfly of the Union Territory of Chandigarh? बटरफ्लाई समझते हैं तितली। बटरफ्लाई की एक स्पीसीज को चंडीगढ़ यूटी ने ऑफिशियल बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको कहीं नहीं दिखेंगी, ये एग्जाम में सवाल बनता है। और इसका नाम है स्ट्रिप्ड टाइगर। उस बटरफ्लाई के स्पीसीज का नाम है स्ट्रिप्ड टाइगर, जिसको यूटी ऑफ चंडीगढ़ ने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? इट सेज जनवरी 2026 में विराट कोहली ने लेजेंडरी क्रिकेटर को सरपास करके सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इंटरनेशनल क्रिकेट में बन गया। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया है? सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद नाम था संकारा का। ओवरऑल मतलब सारे फॉर्मेट को मिला दे तो संकारा का नाम था, जिसे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हो रहा था गुजरात में, उस मैच में विराट कोहली ने 93 रन बनाया था। और उसी के साथ उन्होंने संकारा को पीछे छोड़ के सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली, ऐसा कुछ हो गया। याद रखेंगे इस बात को। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, रिकॉर्ड जो भी बनते हैं स्पोर्ट्स में उसको भी प्राइमरीली पूछा जाता है। इंडिया रिसेंटली बिकेम द कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस विच सस्टेनेबल मटेरियल? दुनिया का पहला ऐसा देश बना है इंडिया जो कोल तार, जो सड़क बनाने के काम आती है, कोल तार को फॉर्मेशन वो बायोलॉजिकली करेगा। बोले तो सस्टेनेबल कोल तार बनाएगा। जनरली कोल तार कोल और फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम की मदद से बनता है, लेकिन इंडिया ने रॉ राइस स्ट्रॉ जो होता है, जो बोले तो जिससे एथेनॉल जिस प्रोसेस से बनता है, जो
जो धान की जो रिमेनिंग्स होती हैं, उसकी मदद से बायोब्यूटामिन का फॉर्मेशन करेगा और ये इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो सस्टेनेबल मटेरियल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन कोल tar बनाएगा। इस क्वेश्चन को तो याद ही रखेंगे, बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उसमें हम दुनिया को एक अलग तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं। हम दुनिया में पहली बार ऐसी चीजें बना रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिसे दुनिया आगे चल के कॉपी करने वाली है। प्राइम मिनिस्टर के मोदी के पीछे पीछे चलेगी पूरी दुनिया। मूविंग अहेड, आगे चल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रत्तापानी टाइगर रिजर्व। रत्तापानी टाइगर रिजर्व विच आर रिसेंटली रीनेम्ड आफ्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर। विष्णु श्रीधर वाकांकर कौन है? ये एक वेल नोन आर्कोलॉजिस्ट हैं। विष्णु श्रीधर वाकांकर के नाम पे अभी हाल फिलहाल में रातापानी टाइगर रिजर्व को रिनेम कर दिया गया है। राइट, आपको बता दें, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये 57th टाइगर रिजर्व है इंडिया का। 57 टाइगर रिजर्व लिस्ट में है बोले तो, और 2024 में इसको नोटिफाई किया गया था एज ए टाइगर रिजर्व। 2 साल हुआ, इसका नाम बदल दिया गया। ये कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में है। एमपी का ये 6th टाइगर रिजर्व है, 6ठा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का। आपको पता है मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, गांधी सागर भी है, तो मध्य प्रदेश में फ्लोरा और फौना की कमी नहीं है। चीता भी मध्य प्रदेश में है। द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड द ईयर 2026 एज विच इंटरनेशनल ईयर। हर साल यूनाइटेड नेशन का एक डेजिग्नेशन होता है। बोले तो 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, अगर आपको पता हो तो। ये 23 में था, बहुत पुराना हो गया। इंडिया ने ही इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। बोले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत बड़ा एक रोल था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को रिकॉग्नाइज कराने में यूनाइटेड नेशन के तहत। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन जो है वो 2025 में रहा है, और इस साल जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स है। ये मंगोलिया जो देश है सेंट्रल एशियन, मंगोलिया को ने इसको इंसर्ट किया, पुश किया कि ऐसा किया जाए। मंगोलिया के कहने पे ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स ये जो है वो कंसिडर किया गया है। मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2025 में ध्यान रखिएगा, 2017 में यूनाइटेड नेशन का ये था, ये 25 का था। बहुत जरूरी है नहीं, मुझे पता है तो मैं बता देता हूं कि मुझे बहुत कुछ आता है। मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड 2026 विंटर ओलंपिक्स। तो आप तो ओलंपिक तो होता ही है, आप समझते हैं, लेकिन विंटर ओलंपिक ही हर साल होता है। चाइना में भी हुआ था अभी पिछली बार, और इसे अभी इस बार होस्ट किया है इटली ने। 2 शहरों ने साथ में होस्ट किया था, मिलानो एंड कॉर्टिना। ये 2 अलग अलग शहर है इटली की। पहली बार ऐसा हुआ कि विंटर ओलंपिक को 2 सिटी में साथ साथ को होस्ट किया गया, और ये हुआ कहाँ था? इटली में हुआ था, विंटर ओलंपिक इन इटली। सबसे, अगर आप मेडल टैली की बात करें तो सबसे ऊपर इधर नॉर्वे रहा, नहीं कि यूएस और चाइना। नॉर्वे जो है वो रैंक होल्डर रहा इधर विंटर ओलंपिक में। मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज भारत शक्ति अभी पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। इंडिया इंडिजिनियसली, बोले तो अपनी आत्मनिर्भर जो मिशन है उसके तहत इंडिया ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितनी बढ़त हासिल की है, इसको शोकेस करने के लिए पोखरण में ये शो किया गया था। इस शो में प्रेसिडेंट भी मौजूद थी, और इंडिया ने इसमें जो सेल्फ मेड हैं, जो हमारे होम मेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि तेजस, पिनाका, भीष्म टैंक है, इन सब को उधर शोकेस किया गया। और ये इवेंट, इसका नाम रहा भारत शक्ति, मासिव ट्राई सर्विस डेमोन्स्ट्रेशन। बोले तो इधर तीनों सर्विसेज जो थी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों ने अपना कोऑर्डिनेशन करके कमिटमेंट दिखाया था। मूविंग अहेड, who was honored with the 59 ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ जो है वो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, और इस बार ये मिला है गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य को। किस लिए? तो उर्दू एंड संस्कृत के कंट्रीब्यूशन के लिए। उर्दू में आपको पता है गुलजार जो है वो उर्दू के शायर हैं, और जगत गुरु रामभद्राचार्य आपने उन्हें रील्स में देखा होगा। तो इन्होंने भी 100+ संस्कृत बुक्स लिखी हुई हैं, रिलीजियस टेक्स्ट पे ये बोलते हैं, लिखते रहते हैं। तो इन 2 लोगों को बचपन से ही
बचपन से ही जो है इनके विजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये 22 लैंग्वेज में बिल्कुल एडेप्ट हैं, ऐसा दावा किया जाता है। मैं सोशल मीडिया वगैरह में, रील्स में मैंने सुना नहीं है 22 लैंग्वेज बोलते हुए, बट ऐसी बात की जाती है, तो इन्हें ये दिया गया है। शशि थरूर, विक्रम सेठ, ये लोग कभी इनको ज्ञानपीठ वगैरह नहीं मिला। अमिताभ घोष जो है और दामोदर मौजो, इनको तो ज्ञानपीठ मिला है। अमिताभ घोष बोले तो 2017 में इन्हें मिला था, और ये तो फर्स्ट इंग्लिश के पहले ये रिसिपिएंट हैं ज्ञानपीठ के। गुलजार को इस बार मिला और जावेद अख्तर को अभी तक कुछ नहीं मिला है, और बाबा रामदेव को क्यों ही मिलेगा, ये तो बस मजाक उड़ाया जा रहा है बाबा रामदेव का ऑप्शन में देकर। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद दी, हाँ ये तो हो गया। यूनियन बजट 26-27 में विच न्यू मिशन वाज लॉन्च टू स्केल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन द फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल समझते हैं दवाई। फार्मास्यूटिकल में एक तो होती है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जिसका पास पेटेंट नहीं है। पेटेंट नहीं है बोले तो क्या, जिसे कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, बोले तो जिसके प्रोसेस को इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। फार्मास्यूटिकल्स में जो जेनरिक मेडिसिन है जिसे कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, उसमें तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लगभग दुनिया भर में जो भी सप्लाई चेन है उसका 20% इंडिया कंट्रोल करता है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट है फार्मास्यूटिकल में, जेनेरिक मेडिसिन में। लेकिन अगर ओवरऑल बात कर दें तो ओवरऑल में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। लेकिन सरकार, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, वो विजन बहुत क्लियर है, इंडिया को फार्मास्यूटिकल हब बनाने का। बाय 2030 10,000 करोड़ इसके लिए ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स सरकार खर्च करने वाली है। 10,000 करोड़ रुपया लगाकर सरकार ग्लोबल शेयर का 5% प्रोडक्शन इंडिया में करना चाहती है, और इसी के लिए जो स्कीम है उसका नाम है बायो फार्मा शक्ति। शक्ति मतलब क्या, एस से है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट through knowledge, technology and innovation. A strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. ये शक्ति मुहिम, बायोफार्मा शक्ति मुहिम के तहत इंडिया ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। अभी के समय में अगर आपको बता दें तो इंडिया में जो बायोफार्मा का पूरा इकोनॉमी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन यूएसडी पर एनम, 60 बिलियन यूएसडी का है, एंड बाय 2030 इंडिया इसको 130 बिलियन तक प्लान कर रहा है ले जाने को, और इसमें मदद करेगा ये प्लान बायोफार्मा शक्ति स्कीम। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ विच स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट तो ये है मोबाइल फोन का। पिछले साल हमारे देश में लगभग 4.5 लाख करोड़ 4.5 लाख करोड़ मोबाइल फोन हमारे देश में पिछले साल बना है। इंडिया में जो ये पूरा मार्केट है आज के समय में, लगभग 18 बिलियन यूएसडी का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है मोबाइल फोन पिछले साल। और ये सब कैसे हो पाया है? ये सब हो पाया है एक स्कीम के तहत। सरकार ने एक स्कीम चलाई जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब जो भी लोग इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे उन्हें कुछ इंसेंटिव मिलेगा, उन्हें सब्सिडी मिलेगी, उन्हें एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कम दाम पे मिलेगी, लैंड 2 रुपये पर एकड़ मिल सकता है। ऐसे स्कीम के तहत बोले तो मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में इनवाइट किया गया, जिसके तहत आपको पता है आईफोन, एप्पल वगैरह भी अपना प्रोडक्शन कर रही हैं। और यही कारण है कि इंडिया ठीक चाइना के पीछे 4.5 लाख करोड़ के प्रोडक्शन के साथ दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। अभी के समय में 99% जो इंडिया में मोबाइल फोन यूज होता है दैट इज मेड इन इंडिया, जबकि आज से 5-7 साल पहले ये स्थिति बिल्कुल कुछ और थी। चाइना ने इंडिया के मोबाइल मार्केट पे बिल्कुल डोमिनेंस बना लिया था। हालांकि अभी भी टॉप प्रोड्यूसर कौन है? द टॉप प्रोड्यूसर इज चाइना। मूविंग अहेड, इंडिया 2027 सेंसस, आप समझते हैं सेंसस का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इस सेंसस का जो प्रोसेस है ये 2 फेज में होता है। पहले फेज को बोलते हैं हाउस एनुमरेशन, जिसमें घर गिने जाते हैं। कुल मिला के बोले तो घर पक्का है या कच्चा और कितने घर हैं, हाउस नंबर अलॉट होता है। और दूसरा जो फेज होगा वो फेज होता है पॉपुलेशन के बारे में,
जानने का कि कितने लोग उस घर में रहते हैं। तो पहला जो फेज है वो बोले तो एक बार फिर से, पहला जो फेज है उसे बोलते हैं हाउस लिस्टिंग, जिसमें घर गिने जाएंगे, और दूसरा जो फेज होगा उसे बोलेंगे पॉपुलेशन एनुमरेशन, जिसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जानकारी होगी। ये सेंसस जो है ये कराता कौन है? सेंसस कराने की जो जिम्मेवारी है वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, गृह मंत्रालय के अंदर। और ये सेंसस कराएगा। हमारे देश में अभी सेंसस शुरू हो चुका है और ये सेंसस डिजिटल सेंसस हो रहा है। बोले तो पहली दफा टैब के थ्रू सेंसस किया जा रहा है। इधर ऑप्शन है कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म खुद भी आदमी भर सकता है। बोले तो एनुमरेशन फॉर्म जो है, जो पहला प्रोसेस होता है, वो आप खुद भी भर सकते हैं। फैमिली का हेड जो है होगा वो भर सकता है। तो इस सेंसस के प्रक्रिया में मैस्कॉट जो है वो हमारा सवाल आएगा एग्जाम में आएगा तो, कि इधर मैस्कॉट कौन है? और मैस्कॉट है प्रगति एंड विकास। प्रगति एक आप देखो कार्टून दिखेगा, लेडी होगी, एक बच्ची होगी, और विकास जाहिर सी बात है प्रगति एंड विकास मोदी जी के दोनों अपने हैं। तो ये इस बार सेंसस के मैस्कॉट है। विच कंट्री पास द लैंडमार्क टोबैको एंड वेप्स बिल? टोबैको एंड वेप्स बिल जो है वो अप्रैल के महीने में एक देश ने पास किया है। आपको पता है कि नए जनरेशन जो आ रही है वो सिगरेट ना पिए, वो स्मोकिंग ना करे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इंग्लैंड ने एक उपाय ढूंढा है। 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी बच्चा इंग्लैंड में जन्म लेगा उसे टोबैको सेल करना, उसे सिगरेट सेल करना इलीगल होगा। बोले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर पे डाल दी गई है कि सेलर किसी भी ऐसे बच्चे को जो 1 जनवरी 2009 के बाद जन्म लिया उसे सिगरेट नहीं बेच सकता। ये आने वाली जनरेशन को स्मोक फ्री बनाए रखने के लिए और स्मोक का जो एक पूरा हवा बना था हॉलीवुड मूवीज के थ्रू, उसको उसकी सोसाइटी में कम करने के लिए ये कोशिश की गई है। ये स्कीम जो है, ये जो पूरा बिल है, ये पार्लियामेंट ने पास किया, इसे रॉयल एसेंट भी मिल चुका है और ये लॉ भी बन चुका है। ये 2027 से लागू हो जाएगा। उसके बाद ये हर साल बोले तो सिगरेट खरीदने का उम्र 1 साल बढ़ते जाएगा। तो हर साल 1 साल बढ़ते जाएगा, इसका मतलब कि जो 1 जनवरी 2009 के बाद जन्म लिया वो कभी सिगरेट नहीं खरीद पाएगा, उसे सिगरेट खरीदना इलीगल करार हो जाएगा। और आपको पता है पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है इंग्लैंड में, मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया उसमें अब कोई राइट आप नहीं सीख कर सकते कि मैं मेरे को सिगरेट पीना है, पापा पी रहे हैं मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मेरा भी अधिकार है, हाई कोर्ट चले गए। यू कैन नॉट डू दैट देयर बिकॉज वहां जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है नहीं। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिसेंटली लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। रिसेंटली तो लॉन्च नहीं हुआ, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च हो गया था 2023 में। 2023 में क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर किसने शुरू किया था? इंदिरा गांधी तभी प्राइम मिनिस्टर थी और प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में अप्रैल में। 2023 में इसके कितने साल हो गए? इसके हो गए थे 50 साल। 50 साल को हम क्या कहते हैं? 50 साल को कहते हैं सिल्वर जुबली। और सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने, टाइगर तो बचा लिया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक डिटर्मिनेशन किया कि टाइगर के पूरे फैमिली को ही बचाते हैं। और वैसे में इन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के आइडिया को सुझाया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो जितने भी बिग कैट हैं उन्हें प्रिजर्व करने की बात करता है। और कितने ऐसे बिग कैट्स हैं? 7 ऐसे बिग कैट्स हैं जिनको प्रिजर्व करने की बात करता है। आप समझते हैं टाइगर है, जैगुआर है, लियोपोर्ड है, स्नो लियोपोर्ड है, एंड सो ऑन, प्यूमा है, एंड सो ऑन। तो ये 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। फॉर्मेशन तो 2023 में ही हो गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर नहीं था। पिछले साल सरकार ने 150 करोड़ रुपया अलॉट किया, वन टाइम बजट की 150 करोड़ दे रहे हैं ताकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पूरा जो ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, वो सब डेवलप हो पाए। और इसके हेडक्वार्टर को न्यू दिल्ली डिक्लेयर किया गया। पिछले साल ये डिक्लेरेशन हो चुका था, लेकिन जो भी लीगल हर्डल्स एंड फॉर्मेलिटीज बाकी थी, आज इस साल उस फॉर्मेलिटीज को क्लियर कर लिया गया। एंड फाइनली न्यू दिल्ली इज गोइंग टू बी दी हेडक्वार्टर फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इंडिया जो है फ्लोरा एंड फौना कंजर्वेशन में, इन्वायरमेंट के जो लड़ाई है उसमें दुनिया से एक कदम आगे बढ़ते हुए दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है। दिस इज व्हाट
इट इंडिकेट्स, ये पूरा इवेंट यही बताता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कितना एनिमल लवर है। मूविंग अहेड, आगे देखिए, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड होलुक जीवन एज इट्स ऑफिशियल स्टेट मैमल। मैमल की बात हो रही है, तो ये काम असम ने किया है। असम ने होलुक जीवन को स्टेट मैमल बताया। आपको पता है असम में क्या पाया जाता है? वेल नॉन एनिमल कौन सा है? वन हॉर्न राइनासोर्स। और कौन से नेशनल पार्क में? काजीरंगा नेशनल पार्क। याद रखेंगे, सिंपल स्टैटिक्स के क्वेश्चंस हैं, किसी भी एग्जाम में यूं ही चलते चलते पूछ लिए जाते हैं। इंडिया का पहला एआईसीटी बनने जा रहा है। कहां पे? 40 एकड़ का पूरा एक लैंड अलॉटमेंट हो चुका है, जहां पे एक क्लास ऑफिसेज बनेंगी, जहां पे इंक्यूबेशन सेंटर होगा, रिसर्च सेंटर होगा, ताकि जो भी स्टार्टअप हो, जो भी टेक इनोवेशन में काम करने वाले नए नए लोग हों, उनको सहयोग किया जा सके और इस पूरे शहर को इंडिया का पहला एआई सिटी बनाया जा सके। ये काम करने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में बनने जा रहा है इंडिया का पहला एआई सिटी। 40 एकर्स का ऑलरेडी लैंड अलॉटमेंट हो चुका है। लेट्स सी कब तक बन के तैयार होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मैंने कभी सुना था कि फिल्म सिटी भी बनने वाला है। गोरखपुर में भी एक फिल्म सिटी बनने को था, नोएडा में भी एक फिल्म सिटी बनने को था। गोरखपुर नोएडा में तो बना नहीं। अभी पिछली बार मैंने रवि किशन का जो वीडियो देखा था, पार्लियामेंट से निकल के भागते हुए आ रहे थे, जब उन्हें अजीत पवार की प्लेन क्रैश की खबर मिली, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि जो फिल्म सिटी नोएडा और गोरखपुर में बनने वाला था, वो पार्लियामेंट में बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, मजाक था। मूविंग अहेड, which okay, which Indian classical dance form was recently featured in a special global exhibition at UNESCO headquarter? UNESCO headquarter आपको पता है कि पेरिस में है, और यूनेस्को में अभी रिसेंटली कौन से डांस फॉर्म को एग्जिबिट किया गया? इसका आंसर है सात्रिया। सात्रिया जो है वो आसाम का डांस है, और इसे इसे इस बार जो एनुअल फंक्शन होता है वहां बोले तो यूनेस्को का, उधर इसको एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया गया है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑथर वन द बुकर प्राइज? बुकर प्राइज इस बार किसको मिला है? बुकर प्राइज समझते हैं, इंग्लिश में जो भी नॉवेल्स पब्लिश होती हैं उसके लिए बुकर्स मिलता है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी एक होता है। लेकिन ये बुकर प्राइज की बात हो रही है, जो इंग्लैंड में छपती है किताबें, उन्हीं को मिलता है। और ये किसे मिला इस बार? तो ये मिला है डेविड स्वेजले को मिला है, जो कि एक हंगेरियन कनाडियन हंगेरियन राइटर है। डेविड स्वेजले, याद रखेंगे। इस बार क्या मिला इन्हें? बुकर प्राइज मिला है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? लाजलो क्रजान हुरकाई। ये जो है ये भी हंगरी की है, हंगरियन राइटर है ये भी। और लाजलो क्रॉस जान होरकाई को इस बार लिटरेचर के लिए मिला। पीस के लिए किसे मिला? ये भी सवाल लग सकता है। आप समझते हैं, मारिया कोरोना मचाडो वेनेजुएला की थी, जिन्होंने ले जाकर ट्रंप के चरणों में अपने पीस का नोबेल डाल दिया। इन एनी केस, आगे बढ़ते हैं। हु वाज अवॉर्डेड लिटरेचर तो हो चुका है। मूविंग अहेड, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2024, मतलब लेट से थोड़ा अनाउंसमेंट हुआ 2024 का। किसे मिला है ये? तो ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला का, वेल नोन ऑथर है हिंदी लिटरेचर के, विनोद कुमार शुक्ला, टिक कर लेंगे आप, इन्हें ये अवार्ड मिला है। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश कैटेगरी में कौन जीता? नोबेल क्रिम्सन स्प्रिंग। तो आपको नोबेल जो है वो मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो दिख जाएगा कि जीके में नोवेल्स वगैरह आ जाएंगे, और जो भी हाल फिलहाल में लिखे गए हैं उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्रिम्सन स्प्रिंग जो है वो ये जालिया वाला बाग जो इवेंट हुई थी, उस जालिया वाला बाग इवेंट के बारे में ये किताब लिखी गई है। और इसे किसने लिखा है? जिसने भी लिखा है उसे ही साहित्य अकादमी मिला है। वो कौन है? नवतेज शर्मा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि क्रिम्सन स्प्रिंग नामक नोवेल किसने लिखा है, या फिर साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है, या फिर साहित्य अकादमी अवार्ड किस नोवेल के लिए मिला है, या क्रिम्सन स्प्रिंग नोवेल किस बारे में बात करता है। अब देख पा रहे होंगे एक लाइन है, लेकिन 5-6 तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आपकी तैयारी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए समझकर, वरना फिर कोई काम की बात नहीं रह जाएगी। फिर से एक किताब आई, दी वन, क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर। ये किसने लिखा? ये शिखर धवन की अपनी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी अभी डिवोर्स भी हो चुकी है, शायद सेकंड डिवोर्स था, अभी तीसरी शादी होने वाली है।
और इन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिख दी है। अभी लिखने की ज़रूरत क्या थी? तीसरी, चौथी और फिर लिखते तो ज़्यादा रोचक होता और मोटिवेटिंग भी होता हम सब के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? किसने लिखा ये? तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि हमारे एक्स सीजीआई हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़, इन्होंने ये लिखा है किताब। क्या किताब का नाम है? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये तो क्वेश्चन आएगा ही, किसी भी सेट में आए, लेकिन ये आएगा, बहुत हद तक श्योर है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। द बुक मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची, किसने लिखा है? वेल नोन राइटर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ऐसी राइटर हैं जो इंडिया की ऐसी राइटर जिन्हें पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग नामक एक किताब के लिए। नॉवेल था, फिक्शन था वो। अरुंधति रॉय ने फिर से लिखा है, एक कम्युनिस्ट राइटर मानी जाती है। मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची, इन्होंने ये किताब लिखी है। ध्यान रखेंगे, मैथ्स दी कॉलम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इंडिया ने लैंडमार्क कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब? ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के दूसरे शब्दों में मतलब होता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां टैरिफ कम करने की बात होती है। दोनों मित्र देश आपस में एक दूसरे पे लगने वाले टैरिफ को कम कर देते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स एक दूसरे के नेशन में सस्ता बिके तो उसका डिमांड ज्यादा हो। डिमांड ज्यादा होगा तो उनके देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो लोग सामान खरीदेंगे तो प्रोडक्शन फिर से बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी को बढ़ाना ही तो एक देश का लक्ष्य है आज के समय में। तो ऐसे में हमने एफटीए बहुत सारे देशों से किया। हमने मदर ऑफ ऑल डील, जिसको हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए किया। यूके के साथ भी 2008 से कोशिश कर रहे थे, यूरोपियन यूनियन के साथ 2008 से, अभी जाके 26 में कंप्लीट हुआ। यूके के साथ भी हमने ऐसे ही एफटीए किया। यूएस के साथ भी हम, जो फादर ऑफ ऑल डील होगा, कर लिया है। पता नहीं क्या चल रहा है अभी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि एफटीए हुआ और यूरोपियन कंट्री से हुआ, लेकिन एम्ड एट किस लिए? ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, ग्रीन एनर्जी ट्रेड को, ग्रीन बोले तो सस्टेनेबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। किस पर्टिकुलर नेशन के साथ? तो इसका आंसर है नॉर्वे। याद रखेंगे, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एफटीए, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड डील इस साल नॉर्वे के साथ। Which private Indian space tech company successfully launched the अग्निबाण शॉर्टेड suborbital mission in early 2026? आप समझते हैं, न्यू स्पेस पॉलिसी हमारे देश में जब से आया है तब से एक प्राइवेट कंपनी भी स्पेस सेक्टर में ऑपरेट कर सकती है। पहले अलाउड नहीं था, इसरो इन सब सारा स्पेस मिशन देखता था, लेकिन अब ऐसा अलाउड है। इंडिया में दूसरा एक कुशलीपट्टनम तमिलनाडु में दूसरा एक स्पेस स्टेशन भी बन रहा है जहां से कमर्शियल फ्लाइट्स होंगी स्पेस में। ऐसे में कौन सी वो कंपनी है, सवाल है कि कौन सी वो कंपनी है जिसने अग्निबाण अभी लॉन्च किया, और इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोज। याद रखेंगे, साउथ इंडिया बेस्ड ये कंपनी है। ये न्यू काइंड ऑफ पायोनियर है इस पूरे न्यू स्पेस मिशन में, कमर्शियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के पूरी इस मुहिम में ये अग्निकुल आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टू दी पॉइंट करंट अफेयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। हैप्पी लर्निंग।